हेलो एस्पिरेंट्स, स्वागत है आप सभी का इतिहास सागर चैनल में। अगर आपका टारगेट है यूजीसी नेट हिस्ट्री दिसंबर 2026 को क्रैक करना, तो ये मंच खास आपके लिए है। यहाँ आपको मिलेगा नेट हिस्ट्री का पूरा कंप्लीट कोर्स, हर थ्योरी, हर टॉपिक और सारे पीवाईक्यूज बिना एक भी रुपए खर्च किए 100% बिल्कुल फ्री, बिना किसी पेड कोर्स के झंझट के। आइए मिलकर रचते हैं सफलता का नया इतिहास और शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक, दिल्ली सल्तनत। हमने मेडिवल हिस्ट्री की जो पहली क्लास करी है, उसमें हमने देखा है कि कैसे हमने अर्ली मेडिवल को समझने की कोशिश करी है। अब आज से हम अपना मेडिवल जो हिस्ट्री है उसको समझने की कोशिश करेंगे और हम यहाँ पे शुरू करते हैं दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत जो कि 1206 से शुरू होकर 1526 तक चलती है, उसमें टोटल 5 डायनेस्टीज रहती हैं, जिसको मिलाकर हम दिल्ली सल्तनत बोलते हैं। तो आज उसी 5 डायनेस्टी में हम पहली डायनेस्टी जो है उसकी चर्चा करेंगे, जिसका नाम है गुलाम वंश। गुलाम वंश या जिसको स्लेव डायनेस्टी कहते हैं, आज वो हमारे इस लेक्चर का टॉपिक है। तो चलिए थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखते हैं और जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं उनको समझने की कोशिश करते हैं और आगे बढ़ते हैं। अगर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखा जाए, तो जो हमने पहले क्लास करी है अर्ली मेडिवल की, उसमें हमने 1191 और 92 की बैटल ऑफ टेरेन को देखा है। तराइन का ये जो युद्ध था, इसके बाद भारत में तुर्की शासन की नींव पड़ी और यहीं से फिर दिल्ली सल्तनत की शुरुआत होती है 1206 में। 1206 में दिल्ली सल्तनत की शुरुआत होती है स्लेव डायनेस्टी या जिसे गुलाम वंश बोलते हैं, वहां से। तो पहले हम समझते हैं कि सल्तनत का मीनिंग क्या होता है और दिल्ली सल्तनत यानी कि जो 1206 से 1526 तक का टाइम पीरियड है, इसको ही सल्तनत काल क्यों बोलते हैं। इसके बाद के काल को या इसके पहले के काल को सल्तनत क्यों नहीं बोलते हैं? तो उसका कारण ये है कि सल्तनत का मतलब ही होता है कि वो एम्पायर जो सुल्तान के द्वारा रूल किया जाए, रूल्ड बाय सुल्तान। तो दिल्ली सल्तनत का जो टाइम पीरियड था, उसमें जो रूलर होते थे उनको सुल्तान कहा जाता था। उसके बाद जब मुगल्स आ जाते हैं 1526 में मुगल्स की एंट्री होती है, तो उनको भी सुल्तान नहीं कहा जाता है, लेकिन ये जो दिल्ली सल्तनत थी उसके जो रूलर्स थे उनको सुल्तान कहा जाता था। इसीलिए इस जो टाइम पीरियड है, इस एरा को 1206 से 1526 तक के एरा को सल्तनत काल या सल्तनत एरा कहा जाता है, दिल्ली सल्तनत कहा जाता है। दिल्ली सल्तनत में हमें टोटल 5 मेजर डायनेस्टी देखने को मिलती है। यहाँ पे हम उनके रूलर्स को बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इम्पोर्टेंट है। लेकिन आज की हमारे इस क्लास में हमारा जो फोकस है वो पहली जो डायनेस्टी है, स्लेव डायनेस्टी या गुलाम वंश, उस पर रहेगा। हम पांचों डायनेस्टीज के बारे में वन बाय वन देखेंगे। तो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। जो पहली डायनेस्टी हमारी है दिल्ली सल्तनत में, उसको गुलाम वंश या मामलुक वंश भी बोलते हैं और इसको ही स्लेव डायनेस्टी भी बोलते हैं। इसको स्लेव डायनेस्टी या गुलाम वंश बोलने का कारण ये है क्योंकि जो इसका संस्थापक रहा है, कुतुबुद्दीन ऐबक, वो एक गुलाम था। उसने ही इस डायनेस्टी की स्थापना की और फिर धीरे धीरे आगे ये डायनेस्टी बढ़ती चली गई। हम इसमें देखेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में, इल्तुतमिश के बारे में पढ़ाई करेंगे, रजिया और बलबन के बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। ये वो इम्पोर्टेंट रूलर्स हैं जो गुलाम डायनेस्टी से जिनका ताल्लुकात रहा है। और भी कुछ कुछ छोटे रूलर्स हमें देखने को मिलेंगे जिनके बारे में हम डिस्कस करते हुए चलेंगे, और बाद में क्रोनोलॉजिकली सबका टाइम पीरियड भी देखेंगे, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी ऐसे भी डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। उसके पहले एक थोड़ा ओवरव्यू देख लेते हैं पूरी जो दिल्ली सल्तनत है उसके बारे में। तो हम देखते हैं कि जो दिल्ली सल्तनत का टोटल टाइम पीरियड रहा है वो 320 सालों का रहा है। 1206 से शुरू होकर के 1526 में जब पानीपत का बैटल होता है और वहां से मुगल्स की एंट्री होती है, वहां तक ये पूरा दिल्ली सल्तनत का टाइम पीरियड रहा है। अगर देखें कि लॉन्गेस्ट रूलिंग डायनेस्टी कौन सी रही है, तो वो है तुगलक, तुगलक डायनेस्टी।
दिल्ली सल्तनत में टोटल 5 डायनेस्टीज हैं। स्लेव, जिसे गुलाम वंश भी बोलते हैं। स्लेव के बाद खिलजी, खिलजी के बाद तुगलक, तुगलक और तुगलक के बाद सैयद, और सबसे लास्ट में लोदी। गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद और लोदी, ये 5 डायनेस्टीज मिलकर दिल्ली सल्तनत बनाती हैं। तो ये जो तुगलक डायनेस्टी रही है, इसने टोटल 94 ईयर्स तक रूल करा है। और अगर सबसे कम टाइम पीरियड देखा जाए तो वो रहा है खिलजी डायनेस्टी का, 30 साल उसने रूल किया है। और अगर इंडिविजुअली देखा जाए तो लॉन्गेस्ट रूलिंग जो इंडिविजुअल रूलर रहा है वो रहा है बहलोल लोदी, उसने 38 ईयर्स तक रूल करा। सेकेंड लॉन्गेस्ट जो रूलर रहा है वो रहा है फिरोज शाह तुगलक, जिसने 37 साल तक रूल किया है। और दिल्ली सल्तनत जो वर्ड है उसके बारे में मैंने आपको बता ही दिया। 1206 से 1526 तक का जो एरा रहा है उसे सल्तनत काल क्यों कहा जाता है। अब आगे बढ़ते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। दिल्ली सल्तनत में कुछ ऐसे रूलर्स रहे हैं जिनकी माँ जो थी वो हिंदू थी। तो कुछ सुल्तान ऐसे रहे हैं जो कि हिंदू मदर से बॉर्न थे। उनके नाम है नासिरुद्दीन खुसरो शाह, गयासुद्दीन तुगलक, जो कि तुगलक डायनेस्टी का एक बहुत इंपॉर्टेंट रूलर रहा है, फिरोज तुगलक और सिकंदर लोदी। और अगर सबसे बड़े साम्राज्य की बात करी जाए तो वो था तुगलक टाइम पीरियड में ही एमबीटी का, यानी मोहम्मद बिन तुगलक का। इसके शासन में टोटल 23 ऐसे प्रोविंसेस थे जो इसके अंडर आते थे। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और हैं, उनको हम एक बार देख लेते हैं और उसके बाद सीधे चलते हैं स्लेव डायनेस्टी की तरफ। जो लास्ट टर्किश सुल्तान था, लास्ट टर्किश सुल्तान, वो था नासिरुद्दीन महमूद। और यही नासिरुद्दीन महमूद तुगलक डायनेस्टी का भी लास्ट रूलर था। और अगर सल्तनत काल के ही अंतिम रूलर की बात करी जाए तो वो था इब्राहिम लोदी, जो कि लोदी वंश जो था उसका अंतिम शासक था। इसी के टाइम पीरियड पर 1526 में बैटल ऑफ पानीपत होता है। हम सब जितने भी 5 डायनेस्टीज हैं जो दिल्ली सल्तनत में आती हैं उनका टाइम पीरियड देख लेते हैं। गुलाम वंश का हमारा टाइम पीरियड है 1206 से लेकर के 1290 तक। गुलाम वंश के बाद आता है खिलजी वंश। खिलजी का टाइम पीरियड है 1290 से 1320। इसने सबसे कम समय तक रूल करा है, 30 सालों तक इसने रूल किया है। खिलजी के बाद आता है तुगलक। तुगलक ने रूल किया 1320 से लेकर के 1412 तक। तुगलक के बाद सैयद और लोदी आते हैं। सैयद का टाइम पीरियड है 1414 से 1450 तक। और लोदी वंश का टाइम पीरियड है 1451 से लेकर के 1526 तक। टोटल ये जो 5 डायनेस्टीज हैं इन सब ने मिलकर टोटल 320 ईयर्स तक रूल किया। और 320 सालों के बाद फिर मुगल्स की एंट्री होती है। अब हम चलते हैं गुलाम डायनेस्टी की तरफ, या जो स्लेव डायनेस्टी है उसकी तरफ, जिसको मामलुक वंश भी बोलते हैं। यहीं से हमारे दिल्ली सल्तनत की शुरुआत होती है। गुलाम वंश की एक खास बात यह है कि उसके अंदर भी अलग अलग वंश थे, अलग अलग डायनेस्टीज थे, जिसको मिला करके एक कलेक्टिव तरीके से स्लेव डायनेस्टी या फिर मामलुक डायनेस्टी बोला जाता है। तो उसमें एक कुतुबी वंश था जो 1206 से लेकर के 1211 तक चला। उसका जो संस्थापक था, जो फाउंडर था, वही कुतुबुद्दीन ऐबक था, जिसे ही स्लेव डायनेस्टी का भी फाउंडर कहा जाता है। ये कुतुबुद्दीन ऐबक जो था ये गोरी का गुलाम था। जो मोहम्मद गोरी था, जिसके बारे में और इसके बैटल्स के बारे में हमने अपने प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस किया है, ये कुतुबुद्दीन ऐबक उसी का गुलाम था। और इसने ही इस डायनेस्टी की फाउंडेशन रखी थी, जिस वजह से इसको इसका फाउंडर कहा जाता है। और कुतुबुद्दीन ऐबक को ही स्लेव ऑफ स्लेव्स कहा जाता है, गुलामों का भी गुलाम था ये।
इसके बाद इसका टाइम पीरियड है 1206 से 1211 तक। 1211 के बाद शमसी वंश का जो संस्थापक था शमसुद्दीन इल्तुतमिश, वो गुलाम वंश का भी संस्थापक सॉरी वो गुलाम वंश का रूलर बना कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद। और फिर बलबनी वंश, इसकी स्थापना की थी गयासुद्दीन बलबन ने। इसके बारे में भी हम बाद में बात करेंगे। तो मेन चीज जो है वो हमें ये जानना है कि कलेक्टिव अगर देखा जाए तो ये जो डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे हमें डायनेस्टीज देखने को मिल रही हैं, कलेक्टिवली इनको ही स्लेव डायनेस्टी कहा जाता था। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये जो मामलुक डायनेस्टी है उसका कॉन्सेप्ट क्या है, मामलुक का अर्थ क्या होता है। तो मामलुक का मतलब वो होता है कि जो खुद तो गुलाम हो, खुद किसी के स्लेव हो या दास हो, लेकिन उनके जो माता पिता हैं, जो पेरेंट हैं, वो स्वतंत्र हों, उनको मामलुक कहा जाता है। यानी कि स्लेव्स बॉर्न टू फ्री पेरेंट्स, जो फ्री पेरेंट्स से बॉर्न होते हैं और स्लेव होते हैं, उनको ही मामलुक कहा जाता है। तो जिन तीन रूलर्स के बारे में अभी हमने बात करी, ऐबक, इल्तुतमिश इल्तुतमिश और बलबन, ये तीनों गुलाम थे। इसी वजह से ये गुलाम डायनेस्टी भी इसको कलेक्टिवली कहा जाता है। तो यहाँ हम देखते हैं कि ये तीनों वंशों के जो संस्थापक थे वो बचपन में गुलाम थे, लेकिन सुल्तान बनने से पहले ये लोग पूरी तरीके से फ्री हो चुके थे अपने गुलामी से। जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, उसको छोड़कर सभी शासक इलबारी तुर्क थे। इलबारी तुर्क थे कुतुबुद्दीन ऐबक को छोड़ करके। अब हम चलते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक की तरफ और उसके बारे में, उसके नीतियों के बारे में पढ़ते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो तुर्किस्तान का तुर्क था, और ऐबक का मतलब होता है लॉर्ड ऑफ द मून, यानी चंद्रमा का स्वामी। कुतुबुद्दीन ऐबक को निशापुर के काजी फखरुद्दीन अब्दुल अजीज कोकी ने खरीद लिया था स्लेव के तौर पर, और फिर उनसे मोहम्मद गोरी ने खरीदा। मोहम्मद गोरी ने इसको स्लेव के तौर पर खरीदा, जैसे कि मैंने अभी पहले ही बताया कि ये गोरी का गुलाम था। और इसको अमीर आखूर, ये सब जो टर्म्स हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली इनसे क्वेश्चंस लगातार बनते रहे हैं एग्जाम्स में। अमीर आखूर ये क्या होते थे, मास्टर ऑफ स्टेबल्स, यानी कि जो अस्तबल होता है उसका अध्यक्ष, जहाँ घोड़े रहते हैं उसका अध्यक्ष इसको बनाया। गोरी ने बनाया ऐबक को अमीर आखूर। अमीर आखूर अश्वशाला या जो अस्तबल होता है उसके अध्यक्ष को कहते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जब 1192 का बैटल ऑफ टेरेन हुआ था, सेकेंड बैटल जो था, उसके बाद ऐबक को भारत का गवर्नर या भारत का सूबेदार नियुक्त किया गया था। एज अ गवर्नर इसने अजमेर, कन्नौज और कलिंजर, ये जो तीन मेजर साइट्स रही हैं उसको इसने जीतने का काम किया। और उसके बाद 1206 में 25 जून को लाहौर में इसने स्लेव डायनेस्टी की शुरुआत करी और लाहौर को ही राजधानी बनाया। यहाँ से एक क्वेश्चन लगातार पूछता है कि वो कौन सा रूलर रहा है जिसने दिल्ली को अपनी पहली राजधानी बनाई, या तो फिर कभी कभी ये भी पूछता है कि जैसे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में ये दिया रहता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो था उसने अपनी राजधानी दिल्ली बनाई या दिल्ली से रूल करता था, तो वो गलत हो जाएगा क्योंकि ये लाहौर से ही, इसने लाहौर से ही रूल किया। इसके बाद जब हम आगे देखेंगे, जब इल्तुतमिश आता है तो इल्तुतमिश दिल्ली को अपनी राजधानी बनाता है। खैर अभी आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ऐबक की जो
उपाधियां थीं, जो टाइटल्स उसने ले रखे थे, उसके बारे में बात करते हैं। ऐबक ऐसा एक शासक था जिसने सुल्तान की उपाधि नहीं ली थी। उसने मलिक और सिपहसालार इसको ही अपनी उपाधि रखी हुई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कभी भी अपने नाम का खुतबा नहीं पढ़वाया और कभी भी अपने नाम का सिक्का नहीं चलवाया। यह भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। 1208 में 1208 में कुतुबुद्दीन ऐबक अपने गुलामी से बाहर आया, अपने गुलामी से फ्री हो गया। इसको गुलामी से फ्री किया था गयासुद्दीन महमूद ने, एक पत्र भेजकर, लेटर भेजकर, जो कि उसके गुलामी से मुक्ति का पत्र था, जिसको छत्र बोला जाता है। इसकी कुछ कुछ और उपाधियां थी, जैसे कि लाख बख्श। ये लाखों लाख दान में दे देता था, इसी इसके दानशीलता के कारण इसको लाख बख्श कहा जाता था। दानशीलता के कारण कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श कहा जाता था। लाख बख्श के अलावा पील बख्श भी कहा जाता था। पील मतलब होता है हाथी। ये हाथियों का भी दान दे देता था। तो हाथियों का दान देने की वजह से गिवर ऑफ एलिफेंट्स था ये, इसी वजह से इसको पील बख्श कहा जाता था। और ये कुरान का पाठ करता था। इसकी आवाज बहुत ही सुरीली थी, इसी वजह से इस मिनहाज ने इसको हातिम सेकंड भी कहा है, हातिम सेकंड। और इसकी एक और उपाधि थी, जो कि एक यूनिक टाइटल था, वो था कुरान खां, क्योंकि ये कुरान का पाठ करता था अपने सुरीली आवाज में। फिर हम इनके कुछ निर्माण कार्य के बारे में बात करते हैं, और हम देखते हैं कि कुतुब मीनार के निर्माण का शुरुआत किया था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने हसन निजामी और फके मुदब्बिर को पैट्रनाइज किया। और हम देखते हैं कि जो सूफी संत हुआ करते थे, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, उनके याद में इसने कुतुब मीनार का निर्माण कार्य शुरू किया था, उसकी नींव रखी थी। खैर इसको पूरा नहीं करवा सका था, बाद में उसको इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था। फिर इसने दिल्ली में राय पिथौरा नाम की जगह के आसपास पहली सिटी को बसाने का काम किया था। इसने अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था। 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ है? अजमेर में। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ऐबक की मृत्यु कब होती है। ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में लाहौर में चौगान या पोलो जिसे बोलते हैं, वो खेलते समय घोड़े से गिरने के कारण हुई थी। उसके पहले हम देखते हैं कि इसी के टाइम पीरियड पे, जब ये शासक तो नहीं बना था लेकिन गवर्नर जरूर बन गया था, टेरेन के बैटल के बाद, जैसा कि हमने पहले इस पे चर्चा भी किया है। जब ये गवर्नर था उसी टाइम पे 1193 में बख्तियार खिलजी ने नालंदा और विक्रमशिला जो यूनिवर्सिटीज होती थी उनको भी जला दिया था। उनकी जो पांडुलिपियां थी उनको नष्ट कर दिया था 1193 में। 1210 में इसकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद इसका पुत्र आराम शाह, जो कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रूलर नहीं रहा है स्लेव डायनेस्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो रूल करता है सिर्फ और सिर्फ 8 महीने के लिए। और इसके बाद एंट्री होती है इल्तुतमिश की। इल्तुतमिश 1211 से लेकर के 1236 तक रूल करता है, और इल्तुतमिश ने ही लाहौर के स्थान पे सबसे पहले दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया और दिल्ली से रूल करना शुरू किया। इल्तुतमिश को रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत बोलते हैं। रियल फाउंडर जो था, जो वास्तविक संस्थापक था, वो इल्तुतमिश को बोला जाता है। इल्तुतमिश ने 1211 में आराम शाह को एक युद्ध में हराया, जिसको जूद का मैदान बोलते हैं, बागे जूद। बागे जूद में उसको हराया, और उसके बाद फिर वो रूलर बना। इल्तुतमिश इलबारी तुर्क था,
फर्स्ट इल्बारी तुर्क इल्तुतमिशी था। वो ऐबक का दामाद था और बदायूं का गवर्नर भी रह चुका था, बदायूं का सूबेदार था। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। बैटल ऑफ टेरेन के बारे में हम सबने पढ़ा है। 1191 और 1192 में हमने देखा है कि तराइन का पहला दूसरा युद्ध, मोहम्मद गोरी, पृथ्वीराज चौहान, ये सब हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे हम एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट देखते हैं, तराइन का जो तीसरा युद्ध होता है उसके बारे में। ये होता है जनवरी 1216 में इल्तुतमिश और यल्दौज, ताजुद्दीन यल्दौज के बीच। ताजुद्दीन यल्दौज को इल्तुतमिश ने हरा दिया थर्ड बैटल ऑफ टेरेन में। उसके बाद 1227-28 ईस्वी में नासिरुद्दीन कुबाचा को पराजित किया इल्तुतमिश ने और वो सिंध नदी में डूब के मर गया। फिर 1227 में ही भूताला का युद्ध हुआ, बैटल ऑफ भूताला 1227 में। क्रोनोलॉजिकली ये सब आपको याद होना चाहिए क्योंकि क्वेश्चंस कहीं से भी बन सकते हैं। तो जो भूताला का बैटल था 1227 में, उसमें मेवाड़ के शासक जैत्र सिंह से पराजित हुआ ये इल्तुतमिश। तो हमने देखा कि कैसे बैटल ऑफ टेरेन जो था, थर्ड बैटल ऑफ टेरेन, उसमें इल्तुतमिश जीता, नासिरुद्दीन कुबाचा को हराया, लेकिन मेवाड़ के जो शासक थे जैत्र सिंह, उनसे पराजित हुआ भूताला के युद्ध में 1227 में। उसके बाद इसके कुछ इंपॉर्टेंट जो काम थे वो देखते हैं हम। इसने तुर्कान चहलगानी, या जिसको चालीसा भी बोलते थे, चालीसा दल की स्थापना की थी। ये चालीसा दल जो होता था ये एक ग्रुप होता था, ग्रुप ऑफ 40 पीपल। ये जो 40 लोग होते थे वो तुर्क स्लेव होते थे, लॉयल तुर्क स्लेव होते थे, जिनका एक ये ग्रुप बनाता था और जिसको तुर्कान चहलगानी या चालीसा बोलते थे। इसके टाइम पीरियड पर ही 1221 ईस्वी में मंगोल संकट पैदा होता है। उस टाइम पर इसने चंगेज खां से जलालुद्दीन मांग बरनी को शरण नहीं दिया और शरण न देकर दिल्ली की रक्षा की। इसने 1229 ईस्वी में बगदाद का जो खलीफा था अल अल मुस्तनसिर बिल्लाह, उससे मंसूर या खिल्लत रिसीव किया। ये खिल्लत क्या होता था? अगर सल्तनत काल जो है उसके संदर्भ में देखा जाए तो खिल्लत का मतलब होता है रोब ऑफ ऑनर, रोब ऑफ ऑनर। इसका मतलब होता है कि एक सम्मान सूचक पोशाक, सम्मान सूचक पोशाक। जब कोई खलीफा, सुल्तान या कोई बड़ा शासक किसी व्यक्ति को उसकी सेवाओं और वफादारी या जो उसकी सत्ता को कानूनी मान्यता होता था वो देने के लिए एक रॉयल गारमेंट भेजता था, या रॉयल वस्त्र जिसको बोलते हैं, रॉयल वस्त्र उपहार में भेजता था, उसी को रोब ऑफ ऑनर या सम्मान वाली पोशाक बोला जाता था, वही खिल्लत होता था। तो इसने वो 1229 में रिसीव किया बगदाद का जो खलीफा था उससे। भारत में जो इक्ता सिस्टम है, जो इक्ता सिस्टम था उसकी शुरुआत, इक्ता सिस्टम की शुरुआत इल्तुतमिश ने ही की थी। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ये इक्ता सिस्टम होता क्या है? तो इक्ता जो है वो अरबी भाषा का एक शब्द है जिसका मतलब होता है एक लैंड यूनिट होती है, अ टेरिटरी ऑफ लैंड यूनिट जिसको बोलते हैं। यानी कि इसको सिंपल से ये समझ सकते हैं कि भूमि का टुकड़ा, भूमि का टुकड़ा होता था, इसको इक्ता बोलते थे। और ये इक्ता सिस्टम क्या था? सल्तनत काल में जो सुल्तान था, यानी कि यहाँ पे इल्तुतमिश की बात हो रही है, वो अपने अधिकारियों, सेनापति और सैनिकों को जो कैश सैलरी होती थी वो देने की बजाय, नकद के बजाय
जमीन का टुकड़ा देता था। एक निश्चित भूभाग जो होता था जिसको इक्ता बोलते थे, वो आवंटित कर देता था। और इससे इक्ता, ये इक्ता जो था वो आवंटित कर देता था, और इससे वो अ, जो टैक्स होता था, जो कर होता था, वो वसूलने का काम करता था। इसके लिए अधिकारी जो होते थे उनको इक्तादार कहते थे। इक्तादार या फिर वली बोलते थे। वली और मुक्ति भी बोलते थे। मुक्ति, इक्तादार, वली और मुक्ति, ये जो तीनों थे, ये तीनों अधिकारी होते थे। इक्तादार या वली उन्हीं को बोलते थे, या मुक्ति। ये इक्ता सिस्टम में वो अधिकारी होते थे जो रिवेन्यू वसूलने का काम करते थे। इसके बाद हम और देखते हैं, जो सिक्के थे उसके बारे में हम देखते हैं। तो इसने चांदी का टंका और तांबे का जीतल ये चलाया था इल्तुतमिश ने। ये इसके बहुत इंपॉर्टेंट रिफॉर्म्स रहे हैं। सिल्वर टंका, सिल्वर टंका, और जो तांबा होता था, जो कॉपर था, कॉपर के जीतल, कॉपर के जो सिक्के चलाए थे इसने, उसको जीतल बोलते थे। जीतल। तो टंका और जीतल, ये इसके बहुत इंपॉर्टेंट जो इसने सिक्के चलाए वो उनके नाम है। इक्ता सिस्टम में एक चीज और देखने वाली बात है कि जब जो एक्स्ट्रा जो रेवेन्यू जनरेट होता था, तो जो एक्स्ट्रा बच जाता था वेतन देने के बाद, और जो भी जो खर्चे थे उसके बाद जो बच जाता था, जो एक्स्ट्रा जो रेवेन्यू होता था, उसके लिए एक टर्म है जिससे एग्जाम में क्वेश्चंस लगातार पूछे हैं, अभी रिसेंटली भी बना था। उसको बोलते हैं फवाजिल। फवाजिल, फवाजिल वही होता है कि जो रेवेन्यू जनरेट हुआ उसका जितना खर्च था वो खर्च हो गया, जो एक्स्ट्रा बचा हुआ रेवेन्यू है उसको बोलते हैं फवाजिल। तो आगे बढ़ते हैं और इल्तुतमिश के जो थोड़े आर्किटेक्चर हैं उसके बारे में बात करते हैं, और जो विद्वान रहे हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो हम नागौर में देखते हैं कि अतार्किन का दरवाजा, जिसको अतार्किन गेट बोलते हैं नागौर में, वो बनवाया है इल्तुतमिश ने। और दिल्ली में मदरसा ए नासिरी और मदरसा ए मुइज्जी ये बनवाया। इल्तुतमिश ने ही कुतुब मीनार, कुतुब मीनार जिसकी शुरुआत करी थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने, और वो पूरा नहीं करवा सका था, उसके पहले ही मर गया था। तो कुतुब मीनार का निर्माण जो पूरा करवाया वो इल्तुतमिश ने ही करवाया। उसके बाद इब्न बतूता ने लिखा क्या है कि जो इसका महल होता था उसके सामने जस्टिस बेल होती थी, दो जस्टिस बेल होती थी, और उसके साथ ही साथ मार्बल के दो लायंस बने हुए थे। यानी कि उस मार्बल के लायंस बने हुए थे और उसके साथ दो जस्टिस बेल हुआ करती थी, जिसको न्याय के लिए घंटी बोलते हैं। दरबारी विद्वान की अगर बात किया जाए जो स्कॉलर्स इनके कोर्ट में रहते थे, तो मिनहाजुद्दीन सिराज जिसने लिखी है तबकात नासिरी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और नूरुद्दीन औफी, ये भी एक स्कॉलर हुए हैं जिनकी रचना है जवामी उल हिकायत। इल्तुतमिश 1236 में अ, उसकी डेथ हो गई, और उसके बाद फिर जो नए रूलर्स हैं उन्होंने रूल करना शुरू किया। तो इल्तुतमिश का टाइम पीरियड हो जाता है 1211 से 1236। इसके पहले 1206 से 11 तक कुतुबुद्दीन ऐबक रहता है। इल्तुतमिश के बाद बनता है रुकनुद्दीन फिरोज। रुकनुद्दीन फिरोज शाह जो रहता है वो 1236 में सुल्तान बनता है। लेकिन वास्तविक जो सत्ता रहती है, जो वास्तविक जो पावर है, वो उसके मदर शाह तुर्कान के हाथों में रहती है। ये ज्यादा टाइम तक रूल नहीं करता है, सिर्फ और सिर्फ 7 महीनों तक ये रूल कर पाता है। और इसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट रूलर रजिया सुल्तान, रजिया सुल्तान बनती है।
रजिया सुल्तान बहुत ही इंपॉर्टेंट रूलर रही है क्योंकि ये फर्स्ट और लास्ट मुस्लिम फीमेल रूलर रही है, पहली और आखिरी मुस्लिम महिला शासिका रही है दिल्ली सल्तनत में। 320 साल का ये पूरा जो शासनकाल रहा दिल्ली सल्तनत का, उसमें इकलौती महिला रजिया सुल्तान रही है जो उस वक्त पर शासिका बन सकी। उसने पर्दा प्रथा का त्याग किया। कुबा और कुलह ये पहन के वो दरबार में जाती थी। कुबा जो होता है वो होता है कोट। एग्जाम में ये क्वेश्चन एक बार पूछा हुआ है कि कुबा और कुलह का मतलब क्या होता है। कुबा का मतलब होता है कोट, और जो कुलह होती है, कुलह कुलह होती है कैप, यानी कि टोपी। इसके बाद कुछ जो रिबल्स हैं उसको देखते हैं। रजिया सुल्तान के टाइम पीरियड पे रजिया सुल्तान ने क्या क्या करा। रजिया सुल्तान ने जलालुद्दीन याकूत को अमीर आखूर अमीर आखूर यानी कि मास्टर ऑफ स्टेबल्स, जो अस्तबल होता था, उसका अध्यक्ष बना दिया। और भटिंडा का जो गवर्नर था अल्तूनिया, उसने रिबेल कर दिया और याकूत की हत्या कर दी गई। जो कि अमीर आखूर था जलालुद्दीन याकूत, उसकी हत्या कर दी गई। उसके बाद रजिया ने अल्तूनिया से विवाह किया। यही जो भटिंडा का इक्तादार या गवर्नर था अल्तूनिया, उससे रजिया ने शादी कर ली। और ये रजिया वहां से वापस आ रही थी तो कैथल के पास डाकुओं ने इन दोनों की हत्या कर दी 1240 में। 1240 में रजिया की हत्या हो गई कैथल के पास। कैथल ये जो है ये हरियाणा में है। उसके बाद हम देखते हैं कि बहरम शाह और अलाउद्दीन मसूद शाह, ये लोग हैं जो रूलर बनते हैं। अच्छा, इसके पहले एक इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट मैं बताना चाहूंगा यहाँ पे आपका। एल्फिंस्टन जो एक हिस्टोरियन हुए हैं बहुत इम्पोर्टेंट, एल्फिंस्टन, उन्होंने रजिया के बारे में बोला है कि ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रूलर रही है, लेकिन इसकी गलती सिर्फ इतनी थी कि ये एक लेडी थी। अगर ये लेडी ना होकर कोई पुरुष होती तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट रूलर होती दिल्ली सल्तनत के पॉइंट ऑफ व्यू से। एल्फिंस्टन का ये स्टेटमेंट है। अब इसके आगे हम बढ़ते हैं, बहरम शाह और अलाउद्दीन मसूद शाह के बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। बहरम शाह का टाइम पीरियड बहुत लंबा न रह के 2 साल का रहा, 1240 से 1242 तक। इसने एक नया पद या पोस्ट बनाया, नाइब ए मुमलकत। और प्रथम नायब जो था, जो फर्स्ट नायब था, एतगीन को बनाया इसने। इसके टाइम पीरियड पे ही 1241 में लाहौर पर मंगोलों का फर्स्ट अटैक हुआ। 1241 एडी में मंगोलों का अटैक हुआ। कहाँ हुआ? लाहौर पे। 1242 तक ये रूलर रहा। फिर 1242 से 1246 तक अलाउद्दीन मसूद शाह, 4 साल तक इसने रूल करा। फिर 1246 से लेकर के 1265 तक नासिरुद्दीन महमूद ये रूलर बना। ये धार्मिक स्वभाव का था, कुरान की नकल किया करता था और टोपियां सिलता था। ये टोपियां सिलकर ये अपना खर्च चलाता था। इसामी ने इसे, नासिरुद्दीन महमूद को, राज्य का ट्रस्टी यानी कि ट्रस्टी ऑफ स्टेट कहा। अपनी बुक में इसामी की बुक का नाम क्या है? फुतुहात उस सवातीन। उसमें इसामी ने नासिरुद्दीन महमूद को राज्य का ट्रस्टी कहा है और मिनहाज ने इसे दरवेश किंग बताया है। 1249 में इसने ही बलबन, जो रूलर जो आगे चल के बनता है हम आगे देखेंगे, उसको उलूग खां का टाइटल दिया और नायब मुमलकत का पोस्ट भी दिया। और 1265 में गयासुद्दीन बलबन रूलर बनता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूलर है। इसके पहले जो कुछ रजिया के बाद जो छोटे छोटे रूलर्स हुए हैं
वो सिर्फ आपको माइंड में रखना है, वो उतने इम्पोर्टेंट रूलर नहीं हुए हैं जितने कि हमारे बाकी रूलर्स रहे हैं, जिसमें से गयासुद्दीन बलबन भी बहुत इम्पोर्टेंट है। गयासुद्दीन बलबन का जो ओरिजिनल नाम था वो था बहाउद्दीन। ये बलबनी वंश का फाउंडर था, जिसे हम सेकंड इलबारी डायनेस्टी भी बोलते हैं। द्वितीय इलबारी वंश या बलबनी वंश उसका फाउंडर था। बलबन ने राजत्व का सिद्धांत दिया, जिसको थियरी ऑफ किंगशिप बोलते हैं। थियरी ऑफ किंगशिप। और इसने आयरन एंड ब्लड पॉलिसी अपनाई, यानी जिसको लौह और रक्त की नीति बोलते हैं, उसको अपनाया इसने। ये जो आयरन एंड ब्लड पॉलिसी ये है क्या? ये एक्चुअली दुश्मनों के लिए एक बहुत ही खतरनाक पॉलिसी है, जिसमें दुश्मन के लिए बहुत ही कठोर, क्रूर और तलवार का यूज ये जो है ये शक्ति प्रदर्शन दिखाता है। इस पॉलिसी का उद्देश्य क्या रहा है? इसका उद्देश्य है कि जो आंतरिक विद्रोह हैं उनको पूरी तरह कुचल देना और दुश्मनों के लिए एक एग्जाम्पल सेट करना। बिल्कुल ही एक ऐसा डिसिप्लिन दिखाना जिससे दुश्मनों के अंदर एक भय का माहौल हो जाए। इसलिए इसने ये आयरन एंड ब्लड पॉलिसी को अपनाया था। बलबन ने अपने विरोधियों के प्रति कोई दया नहीं दिखाई, उनकी हत्या कर दी और सुल्तान के पद का जो एक भय था उसको लगातार बनाए रखा। और जो उसके अनुशासन था, जो डिसिप्लिन था, सैन्य अनुशासन, उसको लागू किया। बलबन का मानना था कि जो सुल्तान होता है वो ईश्वर का प्रतिनिधि यानी कि रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड होता है, जिसको नियाबत खुदाई कहा जाता है। और ईश्वर की छाया होती है यानी जिल्ले इलाही, शैडो ऑफ गॉड। थियरी ऑफ किंगशिप में यही इसका मानना था। कुछ एडमिनिस्ट्रेशन भी बनाए थे बलबन ने, और उसने कुछ नई प्रथाओं का भी शुरुआत किया था। बलबन ने सिजदा सिजदा और पैबोस, ये जो पर्शियन कस्टम्स थे, इनको लागू किया। सिजदा का मतलब होता है प्रोस्ट्रेशन यानी कि झुकना, और पैबोस मतलब सुल्तान जो होता था, जो शासक होता था, उसके पैर चूमना। और नौरोज जो फेस्टिवल होता था, पर्शियन लोगों का ये फेस्टिवल होता था, इसको शुरू किया। बलबन ने एक और इम्पोर्टेंट काम किया था। उसने जो तुर्कान चहलगानी था, जिसको बनाया था इल्तुतमिश ने, या जिसको हम चालीसा भी बोलते थे, अ ग्रुप ऑफ 40 स्लेव्स, जो चालीसा दल होता था, उसको कंप्लीटली क्रश कर दिया, पूरी तरीके से उसका दमन कर दिया बलबन ने। और दो नए इसने एडमिनिस्ट्रेशन बनाए, या ये कह लें कि दो नए डिपार्टमेंट बनाए। दीवान अर्ज, ये आर्मी या मिलिट्री से रिलेटेड होता था, दीवान अर्ज। और दीवान बरीद, ये इंटेलिजेंस से रिलेटेड होता था। इसमें गुप्तचर होते थे, जिसको बोलते थे दीवान बरीद। और इसके बाद ये सबसे इम्पोर्टेंट रूलर रहा है बलबन, जिसने रूल किया है 1265 से लेकर के 1287 तक। और हम देखते हैं कि 1290 में 1290 में जो हमारा स्लेव डायनेस्टी है वो खत्म हो जाता है, और उसके बाद खिलजी शुरू होता है। तो इसके बाद छोटे छोटे रूलर्स ने रूल किया, और 1290 में पूरी तरीके से स्लेव डायनेस्टी खत्म हो गया। किस तरह से मामलुक डायनेस्टी या स्लेव डायनेस्टी का अंत होता है वो देखते हैं हम। बलबन का जो एल्डेस्ट सन था मोहम्मद खान, वो शहीद हो गया, मारा गया मंगोल युद्ध में। और उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर और देख लेते हैं, अमीर हसन दहलवी, इनको भारत का सादी कहा जाता है, सादी ऑफ इंडिया। और स्लेव डायनेस्टी के जो आखिरी रूलर्स रहे हैं वो हैं कैकुबाद और कैयूमर्स। कैकुबाद और कैयूमर्स। बलबन और
कैयूमर्स के बीच में कुछ छोटे छोटे रूलर्स रहे हैं। तो ये जो क्रोनोलॉजिकल हमारा जो सारे रूलर्स रहे हैं वो इम्पोर्टेंट रहे हैं। एग्जाम में कभी डायरेक्टली ऐसे क्रोनोलॉजी से भी क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। तो हम लास्ट में जितने भी सारे रूलर्स रहे हैं उनको एक बार देखते हैं क्रोनोलॉजिकली और उनका टाइम पीरियड, और देखते हैं कि जो कैयूमर्स था वही लास्ट रूलर था 1290 में। जलालुद्दीन खिलजी ने फिर उसकी हत्या कर दी और यहाँ से खिलजी क्रांति जो है वो शुरू हुई। और फिर 1290 से 1320 तक खिलजी ने रूल करा। उसके बारे में हम आगे की क्लास में पढ़ेंगे। ये जो हमारी क्लास थी ये सिर्फ स्लेव डायनेस्टी पे थी और थोड़ा सा बैकग्राउंड के लिए था जो दिल्ली सल्तनत है उसका। और अभी हम लास्ट में देख लेते हैं जो सारे रूलर्स रहे हैं उनके बारे में एक बार बहुत ही जल्दी से देख लेते हैं। सबसे पहले ऐबक। ऐबक ऐबक के बाद आराम शाह। आराम शाह के बाद इल्तुतमिश। इल्तुतमिश इल्तुतमिश के बाद रुकनुद्दीन फिरोज। इन सब के बारे में हमने इस वीडियो में डिस्कस करा है। फिरोज के बाद रजिया। रजिया सुल्तान जो कि इकलौती लेडी रूलर बनी। फिर बहरम शाह। बहरम शाह बहरम शाह के बाद मसूद शाह, अलाउद्दीन मसूद शाह। मसूद शाह मसूद शाह के बाद नासिरुद्दीन नासिरुद्दीन महमूद। नासिरुद्दीन महमूद के बाद बलबन। बलबन के बाद कैकूबाद। कैकूबाद और कैकूबाद के बाद कैयूमर्स। फटाक से इनका टाइम पीरियड देख लेते हैं। ऐबक का टाइम पीरियड है 1206 से 1210 या 1211। 1206 से 10। फिर आराम शाह का टाइम पीरियड है 12 से 10 11 ही, क्योंकि वो सिर्फ 8 महीने तक ही रूल करा उसने। 1210 से 11। फिर उसके बाद इल्तुतमिश 1211 से 1236। 1211 से 36। उसके बाद रुकनुद्दीन फिरोज। फिरोज भी सिर्फ 36 में ही रूल करा था 7 महीने के लिए। फिर रजिया 1236 से 40। फिर बहरम शाह ने रूल किया 1240 से 42। फिर मसूद शाह ने रूल किया 42 से 46। 1242 से 46 तक। फिर उसके बाद नासिरुद्दीन महमूद, इन्होंने रूल किया 46 से 65। फिर बलबन जो सबसे इम्पोर्टेंट लास्ट रूलर्स में से रहे हैं, बलबन ने रूल किया 66 से 87 तक। और फिर उसके बाद कैकूबाद 87 से 90। 87 से 90। और कैयूमर्स ने रूल किया सिर्फ और सिर्फ 1290 में, और यहीं पे ये डायनेस्टी खत्म हो गई। तो ये वीडियो आई होप आप सभी को पसंद आई होगी। तो लाइक ज़रूर करिएगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि आगे भी आपको ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहे। और अपने उन दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा जो यूजीसी नेट हिस्ट्री की प्रिपरेशन कर रहे हैं। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे आपको नोट्स अवेलेबल हो जाएगी और कोई भी डाउट होगा तो आप वहाँ ज़रूर पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।